बेटा जब ये बैच शुरू हुआ था, बैच के स्टार्टिंग में हमने पूरा अपना सिलेबस देखा था, कैसा सिलेबस होगा वो सब समझा था, पर उस समय मैं आपको एक बात समझा नहीं पाया था, एंड दैट वाज योर पेपर पैटर्न। कि आपका पेपर का एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा। उसका रीजन ये था कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा उसको गाइड करने के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, बिकॉज नवंबर 23 तक जो भी पेपर हुए थे वो ओल्ड सिलेबस के तहत हुए थे, और मई 24 ऑनवर्ड्स आपका नया सिलेबस अब एप्लीकेबल है। तो नए सिलेबस में लॉ का पेपर दिखने में कैसा होगा उसके लिए हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, पर मैंने आपको कहा था जब आपका बैच चलेगा, आपके बैच के दौरान ही इंस्टीट्यूट एक एमटीपी लेकर के आएगा, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो मई 24 अटेम्प्ट की वो लॉ की एमटीपी आ चुकी है, तो बस मैं वो आपको एक बार गाइड कर दिखा रहा हूं कि आपका पेपर दिखने में कैसा होगा। मॉक टेस्ट पेपर का ही मतलब ये होता है कि मेन एग्जाम आपका कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा। तो वो एमटीपी मैं आपको शो कर रहा हूं। एमटीपी टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी थी, किसी बच्चे ने अभी भी अगर टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं कर रखा बेटा अपने पेपर तक फॉलो कर लेना। वहां पर मैं टाइम टू टाइम काफी सारी अपडेट्स आपके बैचेस के साथ साथ डालता रहूंगा। कुछ ऐसे सेक्शंस जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके रियल लाइफ एग्जांपल में वहां पर अपडेट करता रहता हूं। तो जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं हो रहा या जब तक एग्जाम्स नहीं हो रहे तब तक आप फॉलो कर लेना, उसके बाद बेशक आप क्विट कर देना। तो ये एमटीपी आप वहां से डाउनलोड कर लोगे। तो एक बार मैं आपको वो एमटीपी दिखा देता हूं, वो एमटीपी दिखने में कैसी है। तो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया बेटा, तो ये आ रहा है आपका वो मॉक टेस्ट पेपर। कहीं ना कहीं आपका लॉ का पेपर भी ऐसा दिखेगा। पेपर वही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे, पार्ट 2 आपका नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो जो पार्ट 1 आ रहा है उसमें आपको 30 मार्क्स की वेटेज यहां पर दी गई है, तो 30 मार्क्स की वेटेज है। और बेटा इस वाले एमटीपी में पार्ट 1 में टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का मतलब ऑलमोस्ट 2 नंबर का एक सवाल यहां पर आपको मिल रहा है। तो बड़ा ये इंस्टीट्यूट दिखा रहा है कि पेपर में एमसीक्यू आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 1। बड़ा ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू है, केस सिनेरियो बेस्ड। तो ये छोटी सी केस स्टडी यहां पर दी गई है, बस इस पर बेस्ड इंस्टीट्यूट ने दिए हैं 5 सवाल। तो आगे जो ये 5 सवाल आ रहे ये इसी केस स्टडी पर बेस्ड है, पर बेटा ये 5 सवाल आप अभी सॉल्व कर नहीं पाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि ये 5 सवाल का जो लॉ है वो डिपॉजिट्स और चार्जेस पर बेस्ड है, वो आपने नहीं पढ़ा। पर इसका जो ये 5वां सवाल है शायद ये सॉल्व कर जाओ, शायद ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे जी द मैनेजमेंट ऑफ सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन प्रपोज्ड इट टू बी रजिस्टर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। तो बड़ा स्मॉल कंपनी का लॉ आप पढ़ चुके हो। within the provided information and legal requirement under the Companies Act, recommend on the validity of the said proposal. Proposal is valid as any private company can avail the status of small company. Proposal is invalid as Silver Private Limited is not fulfilling the requirement of turnover of 400 crore. Proposal is valid as Silver Private Limited is fulfilling the requirement of paid up capital and turnover which is within the prescribed limit. या प्रपोजल इज इनवैलिड एज सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। लगो केस स्टडी देखनी पड़ेगी एक बार। थोड़ा केस स्टडी से हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि कंपनी की पेड अप कैपिटल और टर्नओवर कितनी है। स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होती है 4 करोड़ और टर्नओवर। चलो तो केस स्टडी देख लेते हैं। बेटा केस स्टडी के रेलिवेंट फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर है, देख करके बता दीजिए कि ये स्मॉल होगी या नहीं। पेड अप कैपिटल तो कितनी आ रही है 50 लाख। तो बेटा क्या पेड अप कैपिटल विद इन लिमिट्स है, और टर्नओवर कितनी आ रही है 200 लाख। 200 लाख का मतलब 2 करोड़। तो बड़ा क्या ये भी विद इन लिमिट्स है? यस। तो कैसे स्मॉल कंपनी का टैग मिल जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो ये आपने कर लिया, मुबारक हो 2 नंबर आपके हुए। तो बिल्कुल बेटा यहां पर इसको आप स्मॉल कंपनी का टैग दे सकते हो। तो ये एक सवाल था जो आप कर पाओगे, बाकी तो आपके जो क्वेश्चन थे वो डिपॉजिट और चार्जेस के, जब वो पढ़ लोगे तो वो भी होपफुली सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही बना है। तो यहां पर भी एक केस स्टडी है, पर अब की बार छोटी सी केस स्टडी है। तो ये लंबी छोटी केस स्टडी नहीं, बस थोड़े से फैक्ट्स हैं। और ये क्वेश्चन सीएसआर का है जो ऑब्वियसली अभी आपने नहीं पढ़ा, इस पर बेस्ड 2 सवाल आ रहे हैं। तो ये छोटी सी केस स्टडी आप कह सकते हो। तो 2 ही क्वेश्चन यहां पर बने। फिर यार बेटा आपका केस सिनेरियो नंबर सेकंड। हाँ जी बेटा सारे 2 नंबर के। केस सिनेरियो नंबर सेकंड ये बेटा एलएलपी का एक सवाल है, तो एलएलपी की केस स्टडी आ रही है, उसके कुछ क्वेश्चंस आ गए। ये केस सिनेरियो नंबर 3 आ रहा है, ये बेटा आपका एक अदर लॉज के ऊपर बेस्ड सवाल है। तो यहां पर फेमा वेमा जीसीए इनकी नॉलेज टेस्ट हो रही है। तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट की एक केस स्टडी है। तो ये फेमा जीसीए सबका मिक्स एंड मर्ज कर एक केस स्टडी बनाई गई। पर बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ही कैसे हैं केस सिनेरियो बेस्ड।
तो डोंट बी सरप्राइज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पेपर में हो सकता है सारे ही क्वेश्चन आपको केस सिनेरियो बेस्ड देखने को मिल जाए। इंस्टीट्यूट की मर्जी है, सिंगल केस स्टडी सिंगल क्वेश्चन, एक केस स्टडी 2 क्वेश्चन, एक केस स्टडी 3 क्वेश्चन, जैसा इंस्टीट्यूट चाहे क्वेश्चन बना सकता है। पर फिर से बेटा, अगर आपने लॉ तरीके से पढ़ रखा है, सवाल जैसे भी आ जाए आप सॉल्व कर जाओगे। जैसे आपने स्मॉल कंपनी पढ़ा हुआ था वो आपने सॉल्व कर लिया, तो यहां पर ये 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिए गए हैं, आपकी जो वेटेज रख रहे हैं 30 मार्क्स की, दैट मच इज प्रीटी जस्टिफाइड। तो 15 नंबर या 15 क्वेश्चन सही करोगे तो बड़ा सीधा 30 नंबर मिल रहे हैं। पर डोंट बी सरप्राइज बेटा, क्या क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर क्वेश्चन की वेटेज सिर्फ 1 मार्क्स हो सकता है। इंस्टीट्यूट इस पैटर्न को चेंज कर सकता है बिकॉज ये सिर्फ मॉक है। अब अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने कैसा सेट किया, तो बेटा वही ओल्ड ट्रेंड इंस्टीट्यूट ने यहां पर फॉलो किया है कि क्वेश्चन फर्स्ट तो क्या है आपका कंपल्सरी, एंड कैंडिडेट्स आर देन रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 5। तो टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कितने हैं? 6, जिसमें पहला कंपल्सरी है और बाकी 5 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4। तो बेटा पेपर में टोटल क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। और टोटल सब्जेक्टिव की वेटेज कितनी है? 70। तो बेटा हर क्वेश्चन की वेटेज कितनी रही होगी? 14 मार्क्स। तो बेटा यहां पर हर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, बाकी 5 में से कोई भी 4। तो टोटल 5 सॉल्व करोगे तब जाकर आपको 70 नंबर मिलेंगे। तो ये आ रहा है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 जो यहां पर दिया गया, क्वेश्चन 1 के आ रहे हैं 4 पार्ट्स, ए बी सी एंड डी। टोटल मिलाकर के ये आपकी वेटेज कैरी कर रहे हैं 14 मार्क्स की। इसमें पहले वाला क्वेश्चन फिर से वंस अगेन आप सॉल्व कर सकते हो, और फिर से बेटा स्मॉल कंपनी का ही सवाल है, देखते हैं आंसर कर पाओगे नहीं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल ऑफ रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज बिलो। पेड अप कैपिटल बेटा कंपनी की है 50 लाख रुपए की, जो 5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच में डिवाइडेड है। पेड अप कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। कंपनी की टर्नओवर आपको दी गई है 2 करोड़ रुपए की। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट येलो प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेटा क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल एरर है? येलो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, तो या तो वो येलो लिमिटेड बोलना चाह रहे थे, जो भी, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। तो येलो प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो बेटा 5 लाख में से 2 लाख शेयर इस कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं। रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे हैं बिना कैश फ्लो के, और आरओसी कह रहे जी आपने कैश फ्लो क्यों नहीं फाइल करी? फाइल करनी जरूरी थी। तो कंपनी कह रही जी मैं स्मॉल कंपनी हूं इसलिए कैश फ्लो फाइल करने से एग्जम्प्ट हूं। सबसे पहली बात बेटा, क्या ये कंपनी स्मॉल है? बेटा सेम क्वेश्चन बुक में था, सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी था, उसके बाद भी अगर आंसर नहीं कर पाओगे तो पेपर में बड़ी दिक्कत आएगी। बताओ जी स्मॉल है या नहीं? सेम क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 में गिवन है, वहां से चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन था सेक्शन 2 में, सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट टेस्ट में भी दिया था। क्या ये स्मॉल है या नहीं? कितने बच्चे कह रहे सर स्मॉल है? कितने कह रहे सर स्मॉल नहीं है? बाकी सबका आंसर पढ़ लो। और ये मान लेना बेटा, अगर इस मोमेंट पर आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आंसर नहीं कर पाए तो पेपर में दिक्कत होगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन डिट्टो बुक में था, सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया गया था, सेम ही क्वेश्चन एमटीपी में भी आ गया। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है येलो प्राइवेट लिमिटेड को अगर लेकर के, बेटा उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। इस टाइप की कंफ्यूजन हो तो पेपर में हमें क्या प्रिजम्पशन लेनी चाहिए कि ये येलो प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट गलती से लिख दिया, तो बेटा इसको हम पढ़ें कैसे पेपर में? येलो लिमिटेड। अगर पेपर में इस टाइप का सवाल आ जाए, अपनी कॉमन सेंस लगा करके आंसर करना। चलो येलो लिमिटेड मान लिया, चलो अगर कोई कंफ्यूजन। कितने बच्चे अगर सर स्मॉल है? बस हार्डली 10% ऑफ द क्लास। पहले तो 50% कह रही थी। कितने अगर सर स्मॉल नहीं है? बाकी क्या सलाह बनी? बेटा स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है मैक्सिमम? बेटा पेड अप कैपिटल विद इन लिमिट्स है। टर्नओवर मैक्सिमम कितनी है? टर्नओवर इसकी क्या विद इन लिमिट्स है। पर 3S कभी भी स्मॉल नहीं होते। कौन कौन से? सब्सिडरी होल्डिंग, सेक्शन 8, स्पेशल एक्ट। बेटा ना तो सेक्शन 8 है ना ही स्पेशल एक्ट है, पर क्या ये किसी की सब्सिडरी होल्डिंग है? उसके लिए हमें सब्सिडरी का लॉ देखना पड़ेगा। गए सेक्शन 2 क्लॉज 87 पे, कोई भी कंपनी सब्सिडरी कब बनती है? जब दूसरी कंपनी उसमें कितने % को एक्वायर करे। बेटा इसके टोटल शेयर 5 लाख है और इस कंपनी ने इसके सिर्फ कितने शेयर खरीदे हैं, तो क्या ये इसकी सब्सिडरी है? तो क्या स्मॉल हो जाएगी? बेटा ये येलो प्राइवेट थी या येलो लिमिटेड थी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या इस पर डीम्ड पब्लिक कंपनी का लॉ लगेगा? वो भी क्यों लगेगा बेटा, सब्सिडरी ही नहीं है। हाँ जी।
अदर देन पब्लिक, तो बेटा वो कह रहा है रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये तो प्राइवेट ही है। एक दूसरी कंपनी है येलो लिमिटेड जो इसके 2 लाख शेयर होल्ड करे, ये तो प्राइवेट ही है। ठीक, वो तो दूसरी कंपनी का डेटा था। चलो सॉल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो नहीं। कितने बच्चों का आंसर ठीक था? हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा डिक्टो सेम क्वेश्चन आपके सेक्शन 2 में गिवन है, देख लेना जाकर के। फैक्ट्स भी बिल्कुल सेम है, 5 ही लाख शेयर थे, 2 ही लाख शेयर थे। फैक्ट्स ऑफ द केस भी डिक्टो सेम था, कंपनी का नाम बस शायद थोड़ा सा अलग था, बाकी फैक्ट्स में कोई चेंज ही नहीं आया। चलो एनीवेज, एंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहे जी, अगर उसने कैश फ्लो फाइल नहीं किए क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। द मेजर इश्यू इज बेटा यहां पर क्लासेस में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, क्लासेस में आपको कहीं ना कहीं मेरा एक पाथवे दिख रहा होता है कि सर बता रहे हैं, सर ऐसे बोल रहे हैं, तो आप उस पाथ को पकड़ कर आंसर देते जाते हो। पर बेटा पेपर में मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, आपके आंसर को कंफर्म करने के लिए आई विल नॉट बी देयर कि आप जो लिख रहे हो वो ठीक है या नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा करते हुए अपना खुद से एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। देयर विल बी नो वन जो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्रॉस चेक करके उसी मोमेंट पर बता रहा होगा बेटा जो लिख रहा है वो ठीक है या नहीं। तो खुद पर वो भरोसा आपको एक्वायर करना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, ये बड़ा 5 नंबर का सवाल था, ठीक किया है तो ठीक, नहीं तो गलत। और बड़ा ये तो तुम्हारा हल तब है जब अभी दूसरे ही चैप्टर पर हो, जब 9 10 11 12 चैप्टर पढ़ चुके होगे और फिर पेपर सामने आएगा और पूरे लॉ के सिलेबस में से एक सवाल निकालकर उसका आंसर करना होगा, तब पता चलेगा। दैट विल बी द रियल टेस्ट। और बेटा जब लॉ के 9वें 10वें चैप्टर पर होगे तो सिर्फ लॉ के 9वें 10वें चैप्टर पर हो गया, अकाउंट्स और टैक्स में भी सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो इसलिए अगर कहीं से भी लीनियंसी है तो बेटा इट इज नॉट दैट इजी, तो इतना हलवा मत समझकर चलना चाहिए को कि हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। चलो और कोई सवाल जो अभी हम सॉल्व कर पाए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये भी 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 नहीं हो पाएगा। ये पढ़ा तो नहीं है पर शायद कर जाओ। तो बेटा क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन या क्वेश्चन नंबर सी आ रहा है, ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के चैप्टर पर बेस्ड है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ टू वर्ड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स इन अ डेफिनेशन। पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में, पहले से आता है तो ठीक है। चले बाकी और कोई क्वेश्चन आप अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही क्वेश्चन अभी हमने तो कवर किए थे, इन्हीं पर बेस्ड ये सवाल आपके लिए बन गया। चलिए एनीवेज, तो बेटा एक छोटा सा काम बस आपको जो करना है, आई विल टेक 5 मिनट्स ऑफ योर्स। आप अपनी बुक के एक बार बस स्टार्टिंग में आ जाओ, वहां पर ये पेपर पैटर्न नोट कर लो। एंड नीडलेस टू से बेटा कल आपका मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर सेकंड फिनिश हो जाएगा, तो फिर उसका भी टेस्ट रहेगा, तो इसलिए साइमल्टेनियसली उसकी तैयारी करते हुए चलना। टेस्ट कभी भी आपका हो सकता है। पेपर पैटर्न अभी तो बोलो मत। जतिन सर चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में से क्वेश्चन कम क्यों आते हैं जी? इंस्टीट्यूट की मर्जी है बेटा, कहीं से भी कभी भी सवाल बना सकता है। हाँ जी बेटा, जनरली तो नहीं, कभी कभी 6 नंबर का आ जाता है, उससे ज्यादा तो नहीं।
पास्ट में जो ट्रेंड रहा था 5-6 यही मैक्सिमम वेटेज होती है। ये मैंने लिखा एंड बेटा नीडलेस टू से ये सवाल आया है, आना नहीं चाहिए, फिर भी ये लिख लिया सबने। बेटा आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी है, 2 3 4 5 6 इन 5 में से कोई भी 4 करने हैं। तो सर मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ तो पूरा कर दिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट कर दूं और सिक्स का बी एंड सी कर दूं? ऑब्वियसली नहीं बेटा, जो आपको चॉइसेस मिल रही है वो पूरे पूरे क्वेश्चन की मिल रही है, तो कोई भी 5 में से 4 करने, पूरे क्वेश्चन की चॉइस है। सर क्या पेपर में हमारे लिए कोई इंटरनल चॉइस होती है? बेटा नॉर्मली नहीं, आपके पेपर में कोई भी इंटरनल चॉइस किसी क्वेश्चन में नहीं मिलती, सिर्फ एक सवाल में आपके पास इंटरनल चॉइस होती है, वो इंस्टीट्यूट का हमेशा से पास ट्रेंड रहा है और वही ट्रेंड एमटीपी में भी फॉलो हुआ है, जो आएगा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा वहां पर आपको एक इंटरनल चॉइस मिल रही है। लास्ट क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें जो पार्ट ए है वहां पर आपके पास एक इंटरनल चॉइस है। तो अगर आप पेपर में क्वेश्चन 6 ऑप्ट करने का सोचोगे तो वहां पर आपके पास चॉइस है, या तो आप ए का ये वाला सवाल कर सकते हो या तो ये वाला, बी एंड सी तो आपको करना ही पड़ेगा। ए में एक इंटरनल चॉइस अलग से मिल जाती है इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6, तो ये एक इंटरनल चॉइस रहेगी। बाकी बेटा मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।